नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं रेट 2018 का सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र। दोस्तों ये आज प्रश्न पत्र हम सॉल्व करेंगे 2018 सामाजिक अध्ययन का। उसके बाद हम साइकोलॉजी सॉल्व करेंगे, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी। उसी प्रकार दोस्तों हम फिर 2016 का पेपर, फिर ऐसे 2013 का जो रेट के दोस्तों पेपर हुए हैं, तीनों पेपर हुए हैं, सारे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 2018 का जो सामाजिक अध्ययन के 60 सवाल हैं वो सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब दोस्तों आज से अब रीट का सिलेबस दोस्तों हम लगातार चलाएंगे। जब तक रीट का पेपर नहीं होगा तो केवल रीट के ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों जितने भी आपके मित्र हैं जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों उनको लिंक शेयर करें इस वीडियो का, ताकि वो परीक्षा के अंतर्गत लाभान्वित हो सके। अब दोस्तों 60 सवाल हैं और आपको पता है नंबरिंग होती है उन सवालों की 91 से 150, 91 से 150। हालांकि थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक है, 211 से 270 तक करी है, लेकिन वही 60 सवाल हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो दोस्तों लोकसभा की जो कार्रवाई के संचालन होता है उसकी आवश्यक गणपूर्ति पूछ रहा है, कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग, तो गलत है बिल्कुल। कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग, ये भी गलत है। कुल सदस्य संख्या का 1/3वां भाग, ये भी गलत है। और कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लोकसभा की जो कार्यवाही की संचालन करना होता हमें, तो जितने सदस्य हैं, सदस्य कितने हैं लोकसभा के? 543 होते हैं निर्वाचित और 2 होते हैं मनोनीत। तो 543 सदस्य और 2 मनोनीत मान लो, तो 545 सदस्य का 1/10 भाग कितना हो गया दोस्तों? 55। तो 55 सदस्य जरूरी हैं गणपूर्ति के लिए। और इसी प्रकार राज्यसभा की कार्रवाई के लिए भी 1/10 सदस्य चाहिए होते हैं, और विधानसभा की कार्रवाई होती है उसमें भी कोरम के लिए 1/10 सदस्य संख्या की ज़रूरत पड़ती है। अगला है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगी? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 है, 74। इसके अंतर्गत बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और वो राष्ट्रपति की सहायता करेगी। ये अनुच्छेद 74 के अंतर्गत है। उसी प्रकार अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 80। और दोस्तों अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो ये संसद से संबंधित है। किससे है? संसद। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 79 है, संसद से संबंधित है। और 80 है दोस्तों, राज्यसभा से संबंधित है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, राज्यसभा, ठीक है। और उसी प्रकार 81 है दोस्तों, राज्यसभा से है। याद ये नहीं रखा है। इनकी ट्रिक है दोस्तों सरला से संसद 79, रे राज्यसभा 80 और ला लोकसभा 81। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं करता है, गलत है। भारत का राष्ट्रपति दोस्तों जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल सही है। जो दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और राज्य चुनाव आयुक्त की ड्यूटी क्या होती है दोस्तों? जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं जिसके अंतर्गत पंचायती राज के चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है। राज्य की विधानसभा, ये दोस्तों राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करता है। और राज्य की विधानसभा के चुनाव होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त करवाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है।
उसके बाद अगला है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। बिल्कुल मांग सकता है दोस्तों। संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई भी मामला है उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। और राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। तो दोस्तों यहीं पर गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं होता है कि वो परामर्श देगा ही देगा, मन है तो देगा, यदि नहीं चाहेगा सुप्रीम कोर्ट तो परामर्श राष्ट्रपति को नहीं देगा। तो पूछा है कौन सा नहीं है सही, तो ये सही नहीं है, तो यही हो गया बी। अगले ऑप्शन और देख लेते हम। दोस्तों एक बात आप ध्यान रखना, आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं, जैसे पहला देख लिया दूसरे में उत्तर आ गया, तो ऐसे नहीं कि आप 2 ऑप्शन देख के ही आपने आंसर भर दिया। तो आपको अगले ऑप्शन भी देखने हैं, क्योंकि आपको पता चल सके कि उसमें और ऑप्शन तो नहीं उससे मिलते जुलते। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही कथन है। परामर्श मांग सकता है, और यदि परामर्श दे दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो परामर्श मानेगा। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, और गवर्नमेंट बिल्कुल चाहेगी तो प्रस्तावित कोई विधेयक है परामर्श से संबंधित है या कोई और भी विधेयक है उसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है, ये भी सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, और राष्ट्रपति के अनुच्छेद दोस्तों आपको पता होगा अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक है, ठीक है। और इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव होता है। और अब कौन कौन से सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में देखते हैं हम। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो गलत है दोस्तों, लोकसभा के सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में, लेकिन साथ में और भी होते हैं, जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, भी सारे लोग होते हैं। अगला है दोस्तों, लोकसभा के सभी सदस्य। तो दोस्तों लोकसभा के सभी सदस्य नहीं होते हैं। निर्वाचित सदस्य के अलावा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन, तो दोस्तों वो शामिल नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये भी गलत हो गया। भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, तो दोस्तों निर्वाचित सदस्य होते हैं, मैंने बताया था संसद के, राज्य की विधानसभाओं के, लेकिन साथ में जो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। आप केवल सी करके आ जाओ, अगला पढ़ो ही नहीं ऑप्शन। इसमें देखो सेम टू सेम वही है, साथ में ये और जोड़ दी है, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। सही है। दिल्ली और पुडुचेरी को दोस्तों बाद में शामिल किया था। दिल्ली और पुडुचेरी को 91 जो अमेंडमेंट था 91वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी वांगो चीन में है, लेकिन सबसे लंबी नहीं है। यांगटी सिक्यांग सबसे लंबी नदी है दोस्तों, चीन के अंतर्गत है। मिकांग नहीं है, ये भी चीन में चलती है। और लीना, तो लीना तो दोस्तों है ही नहीं, शायद फ्रांस की नदी लीना, एशिया की नहीं है, यूरोप की ये। तो हमारा सही उत्तर हो गया यांगटी सिक्यांग हो गया। अगला है दोस्तों, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है। तो किलिमंजारो पर्वत है दोस्तों तंजानिया के अंतर्गत है। जो तंजानिया कंट्री है दोस्तों, तंजानिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अफ्रीका में आता तंजानिया।
और यहाँ दोस्तों तंजानिया अफ्रीका के अंतर्गत किलिमंजारो पर्वत है। और किलिमंजारो पर्वत और दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत भी है, आपको ध्यान रखना है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद हो गया केनिया। तो केनिया है नहीं दोस्तों, केनिया में किलिमंजारो पर्वत नहीं है। युगांडा, रवांडा, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, तंजानिया सही है। और किलिमंजारो क्या है दोस्तों, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय और सुषुप्त। ये निष्क्रिय है। समताप सीमा पर औसत तापमान होता है। तो दोस्तों सवाल है हमारा कि समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है। तो समान ताप वाली सीमा पे 43 डिग्री सेंटीग्रेड गलत है, -50 गलत है, 100 डिग्री गलत है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। समान ताप वाली सीमा पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। इसके बाद है बेसाल्ट सेल, एक उदाहरण है। बेसाल्ट सेल किसका उदाहरण होता है, तो उपपाताली सेल का, तो गलत है दोस्तों। आग्नेय सेल का उदाहरण होता है बिल्कुल, और आग्नेय में भी बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण होता है। तो हमारा सही उत्तर हो गया बाह्य आग्नेय सेल का उदाहरण है बेसाल्ट सेल। पाताली सेल का नहीं है दोस्तों, गलत है। और कायांतरित सेल बिल्कुल भी गलत है। अगला है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर औसत ऊर्जा प्रवाह होता है। तो दोस्तों एक पोषण स्तर से जो दूसरा पोषण स्तर होता है वहाँ तक ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, 15%, 5%, 10 और 20। तो हमारा सही उत्तर है 10% होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा प्रवाह। नेक्स्ट है दोस्तों मैगस्थनीज किसका राजदूत था। तो मैगस्थनीज दोस्तों एक विदेशी शासक था, उसका राजदूत था, किसका था, सिकंदर, बिंदुसार, सेल्यूकस। तो दोस्तों इसने विल्सन माना है। मैगस्थनीज किसका राजदूत था, विल्सन माना है। हालांकि दोस्तों विल्सन सही तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने माना है दोस्तों उसी को आंसर की विल्सन माना है। बिंदुसार था नहीं, गलत हो गया ये तो मैगस्थनीज दोस्तों आपको जानकारी होगी कि मैगस्थनीज किसके समय आया था, सेल्यूकस के समय आया। तो ये तो वैसे गलत है, लेकिन इन्होंने सही माना, तो हमें सही विल्सन करना है। अगला है कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा में कौन सा एक नवरत्न नहीं था, वररुचि नवरत्न था, वराहमिहिर था, धन्वंतरी नवरत्न था। नवरत्न दोस्तों 9 विद्वान हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में। और इसके अलावा नवरत्न और किसके थे, अकबर के भी नवरत्न थे। फायान इसके अंतर्गत नहीं था दोस्तों। अगला है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइए। तो राम प्रसाद सही हो गया दोस्तों। महाराणा प्रताप का हाथी जो उसको पकड़ लिया था अकबर की सेना ने, महाराणा प्रताप के हाथी को हल्दी घाटी की युद्ध में, और उसका नाम फिर क्या कर दिया अकबर ने, पीर प्रसाद कर दिया। तो राम प्रसाद और पीर प्रसाद एक ही है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। मर्दाना, तो मर्दाना दोस्तों किसका हाथी था, ये मान सिंह का हाथी का नाम था मर्दाना। और वीर प्रसाद नाम का कोई हाथी नहीं था। पीर प्रसाद, राम प्रसाद एक ही हाथी था। अगला है सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों सामाजिक सुधारक जो गोविंद गुरु हैं इनका जन्म पंडित परिवार में नहीं हुआ दोस्तों। किसान परिवार ये भी गलत है। तो दोस्तों बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का जन्म हुआ है। जमींदार गलत है। अगला है दोस्तों चेतावनीराज चुंगटिया किसने लिखे। तो दोस्तों चेतावनीराज चुंगटिया
प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारठ। तो दोस्तों केसरी सिंह बारठ ने जो उदयपुर के यानी मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, वो दोस्तों दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए गए थे। तो दोस्तों उनके लिए लिखा था। और इनमें चेतावनी रचोंगटिया में क्या था कि इसमें केसरी सिंह बारठ ने फतेह सिंह को ये बताया था कि किस प्रकार आपके जो पूर्वज थे इतने वीर थे और आप कायरता स्वीकार कर रहे हो और जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार में जा रहे हो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो केसरी सिंह बारठ का है दोस्तों। 1903 की बात है दोस्तों। 1903 में ये लिखे थे चेतावनी रचोंगटिया। और जो महाराणा है दिल्ली पहुंच भी गए थे लेकिन वो दरबार में शामिल नहीं हुए थे। अगला है लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? तो दोस्तों छात्रवृत्ति की व्यवस्था सावरकर के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और इंडिया हाउस के अंतर्गत, इंडिया हाउस है दोस्तों लंदन के अंदर, और इंडिया हाउस में ये रहे थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था करी थी। सुभाष चंद्र बोस ने नहीं करी, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी चंपा, गलत है। मत्स्य जनपद दोस्तों वर्तमान में जयपुर अलवर के आसपास वाला क्षेत्र है। तो विराटनगर दोस्तों, जो इसको वर्तमान में बैराट भी कहते हैं, वर्तमान में विराटनगर नाम है, पहले बैराट कहते थे, ये इसकी राजधानी थी। कुशीनारा गलत है। गोकुलपुरा गलत। अगला है पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पैगन वंश का आनंद मंदिर पाकिस्तान नहीं है, भारत नहीं, तो म्यांमार में दोस्तों पैगन वंश का आनंद मंदिर है या सूर्य मंदिर है, एक ही है, यह म्यांमार में स्थित है। चीन भी गलत है। अगला है तराइन का युद्ध किसने जीता? जो दोस्तों तराइन का पहला युद्ध है 1191 ईस्वी का, किसने जीता? तो ये अर्णोराज चौहान, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में जीता था। और 1192 में जो दूसरा युद्ध था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे। और यहीं से दोस्तों 1192 ईस्वी से ही मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी भारत के अंदर। अगला है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों कौन सा नृत्य है जो 2010 में यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर सूची है उसमें भी दोस्तों अमूर्त सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों कौन सा है नृत्य? गीदड़ नहीं है, कालबेलिया नृत्य सही है दोस्तों। ये कालबेलिया नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया है। बाबाई गलत है, कच्ची घोड़ी गलत है। अगला है दोस्तों संत मीराबाई के पति का नाम बताइए? तो भोजराज थे संत मीराबाई। और भोजराज महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे दोस्तों। मेवाड़ के शासक भोजराज राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। और मीराबाई दोस्तों मेड़ता की रहने वाली थी। रतन सिंह मीराबाई के पिताजी थे। नरपत सिंह ये इससे कोई संबंधित नहीं थे। संग्राम सिंह इसके ससुर जी थे मीराबाई के। चित्रकला शैली बणी ठनी संबंधित है? तो दोस्तों बणी ठनी किससे संबंधित है? सतवंत दास गलत है दोस्तों, सावंत दास थे। नागरी दास थे दोस्तों, यहाँ के किशनगढ़ के शासक थे जो एक चित्रकार भी थे। सावंत दास, नागरी दास, मरगावनी, शिव पार्वती गलत है, बी सही हो गया। चूरू जिले का ददरेवा गांव किससे संबंधित है? पावोजी गलत है, गोगाजी से संबंधित था। जो चूरू जिले का ददरेवा गांव है अड़बोजी, देवनारायण जी गलत है।
गोगा जी का दोस्तों बहुत शानदार मेला लगता है गोगा मेडी के अंदर। और ददरेवा यहाँ दोस्तों मंदिर है गोगा जी का। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो दोस्तों खेजड़ली आंदोलन के अंतर्गत पद्मिनी देवी। पद्मिनी कौन थी दोस्तों? पद्मिनी जो मेवाड़ का साका हुआ था, रावल रतन सिंह की पत्नी थी। कर्मा देवी, कर्मा जाटनी दोस्तों, ये भी एक संत हुई है। मीना देवी ये कोई थी नहीं। अमृता देवी थी दोस्तों। जोधपुर में जो खेजड़ली गांव है वहाँ शासक थे अभय सिंह। उन्होंने क्या करा दोस्तों, जब जोधपुर दरबार को खेजड़ियों की आवश्यकता हुई तो खेजड़ली गांव पास में पड़ता है जोधपुर के जस्ट बाहर। तो अभय सिंह ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि आप वहाँ से खेजड़ी लेकर आओ। तो खेजड़ी की रक्षा के लिए 363 विष्णुई महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। खेजड़ी की चिपक गई थी, उनको सभी को काट डाला जोधपुर की सेना ने। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? दोस्तों जो आनंद मठ पुस्तक है उसमें जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये गलत है दोस्तों। WC बनर्जी ये कौन थे? ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थे। कांग्रेस की स्थापना इन्होंने करी थी, इनके अध्यक्ष भी रहे थे। विपिन चंद्र पाल, ये भी गलत है। अपना सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? दोस्तों प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा कुछ है। इसका मतलब संपूर्णता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, गलत है। संपूर्णता भारत के लोगों में निहित है। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है, हम भारत के लोग से मतलब है कि संप्रभुता है, यानी जो देश के अंतर्गत जो शासन करने की शक्ति है। और संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा भारत के ऊपर भारत के लोग ही शासन करेंगे। संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, ये भी गलत है। और लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है, ये भी गलत है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? दोस्तों अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 17 के अंदर जो दोस्तों समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है समानता का अधिकार। उसके अंदर अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता से संबंधित है। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान में मूल कर्तव्य, तो आपको पता होगा दोस्तों, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A में है। और 4A कहाँ से, कौन सा अनुच्छेद है? तो 4A में दोस्तों अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। जो रूस देश है उस संविधान से लिए गए हैं, हमने अडॉप्ट किए हैं रूस से। तो भाग 5 नहीं है दोस्तों। भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 तो जो हमारे केंद्र है, केंद्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता। भाग 2 है। भाग 6, तो भाग 6 राज्यों से संबंधित है। अगला है, भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, ये गलत है दोस्तों। धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता आपको पता होगा दोस्तों 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसमें अनुच्छेद 25 से संबंधित है, मूल वंश धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा का अधिकार, तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार आपको पता होगा इसमें है नहीं दोस्तों। अल्पसंख्यक संस्थाएं, ये भी गलत है।
बी सही है हमारा, अनुच्छेद 25। अगला है निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों किसके अंतर सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान नहीं है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये दोस्तों संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, ये भी संविधान में उल्लेखित है। समान कार्य हेतु समान वेतन दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए। बाल श्रम निषेध का भी संविधान में उल्लेख है। अगला है राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। तो राजस्थान राज्य परिपूर्ण कब बना? 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां चरण कंप्लीट हो गया था दोस्तों, तब पूर्ण बना था अजमेर मेरबड़ा का राजस्थान में विलय होने पर। अगला है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण दोस्तों माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर गलत है, स्नातक स्तर गलत है, उपरोक्त सभी गलत। अगला है शिक्षा के उद्देश्यों में वर्गीकरण दिया गया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दोस्तों BS ब्लूम ने दिया था। DV गलत है, स्मिथ गलत है, स्मिथ। तो दोस्तों शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम। काफ़ी दोस्तों साइकोलॉजी में भी ऐसा आता है, शिक्षा के उद्देश्यों में ब्लूम का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम में विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी होती हैं और विद्यालय की बाह्य क्रियाएं भी होती है। दोनों सही है दोस्तों, विद्यालय की आंतरिक और बाह्य क्रियाएं पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। अगला है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है लेखक के अनुरूप होनी चाहिए, गलत है। विद्यार्थी के अनुरूप होनी चाहिए। दोस्तों कोई भी पाठ्य पुस्तक है या कोई भी शिक्षण पद्धति है, सभी में दोस्तों विद्यार्थी आता है। सभी शिक्षण सामग्री, सभी पुस्तकें विद्यार्थियों के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षक गलत है, सरकार गलत है। अगला है सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की कार्मिक बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है। तो दोस्तों उसमें क्या आएगा? कथन आएगा। सामाजिक अध्ययन की कोई अध्यापिका है, वो क्या कर रही, कक्षा में चुनाव की कार्मिक बता रही है, तो वो कथन बता रही है दोस्तों, मतलब व्याख्या कर रही है। व्याख्या गलत है, कथन से होगा, परिचर्चा गलत है। अगला है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर। सही है, लेकिन दोस्तों पूरा सही नहीं है। विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, तो ये भी सही है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट ही होगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को सबसे अधिक बल देना चाहिए विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, यह भी सही है। भाषा के विकास पर। तो दोस्तों ऐसे सवाल होते हैं जिसमें चारों सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट उत्तर कौन सा है वो हमें देना होता है। तो सबसे करेक्ट बी है, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर विद्यार्थियों के सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। अगला है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है दोस्तों? सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कब होगी? जब हम उन्हें ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाएंगे, ताकि बच्चे वो वहाँ जाएंगे, जो देखेंगे भाई किस तरह वह इतिहास है, प्रत्येक सूचना प्रदान हो जाएगी। जब ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण करेंगे बच्चे, तो वो जैसे किला है, कोई मेहरानगढ़ किला देख रहे हैं, तो दोस्तों वो देख पाएंगे मेहरानगढ़ किला कौन सी पहाड़ी पर है, उसका इतिहास क्या रहा है, विषय वस्तु को बेहतर समझने में। तो चारों से ये दोस्तों। अगला है ब्लूम की पाठ योजना किस पर आधारित है दोस्तों? तो ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है। आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। विषय वस्तु गलत है, प्रस्तुतिकरण गलत है। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित है। तो ब्लूम के 2 सवाल आगे दोस्तों इसके अंदर, और साइकोलॉजी में भी ब्लूम आता है। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण को में लिया जाता है। यह कथन किसका है?
जहाँ दोस्तों प्रायोजना आता है, प्रायोजना को अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहेंगे। प्रोजेक्ट से संबंधित जितने भी है दोस्तों सभी सवाल हैं इसमें किलपैट्रिक करना है। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित किलपैट्रिक थे। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। इसका सही उत्तर किलपैट्रिक है। ब्लूम की शिक्षण के उद्देश्य थे, शिक्षण विधि थी, उससे संबंधित है। क्रो एंड क्रो भी गलत है, जॉन डीवी भी गलत। अगला है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा है छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों कौन सी परीक्षा करेगी? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा गलत है। निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा होती है दोस्तों, वो क्या करती है? छात्रों के स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन से मतलब है जब वो बच्चा लिखेगा, एक्सप्लेन करेगा, तभी तो स्वतंत्र चिंतन आएगा। वस्तुनिष्ठ में कैसा आएगा? नहीं आएगा। लघुतरात्मक में नहीं आएगा। सही उत्तर है निबंधात्मक। आपको वस्तुनिष्ठ नहीं करना है। वस्तुनिष्ठ ऑथेंटिक जरूर है लेकिन स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो दोस्तों रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल आप जानते हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं दीपावली के आसपास और होली पे काट लेते हैं। जूट गलत है दोस्तों, जूट खरीफ की है। मूंगफली भी खरीफ की है। सरसों दोस्तों रबी की फसल है, गेहूं के साथ बोई जाती है। तरबूज दोस्तों जायद फसल है, जो सब्जियों की होती है तरबूज जायद है। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा नदी में सदिया से धूबरी को जोड़ा गया है? दोस्तों सदिया से धूबरी कहाँ है? आसाम में है सदिया से धूबरी। ये कौन सा आंतरिक जलमार्ग है? दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये दोस्तों गंगा नदी वाला है, गंगा नदी में बहता है वाराणसी से लेकर ये फरक्का तक। ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 4 दोस्तों ये नहरी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और इनमें वो है केरल वाले। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों 2011 की जो साक्षरता जनगणना है उसमें पुरुष साक्षरता थी दोस्तों 82% और टोटल साक्षरता करीबन 74% थी। उसमें पुरुष साक्षरता 82.14% थी। 65 गलत है दोस्तों। 65% साक्षरता 2001 की जनगणना में थी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो दोस्तों शीतकालीन वर्षा होती है जो भूमध्य सागर में दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनसे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो अरब सागर गलत है, बंगाल की खाड़ी गलत है, लाल सागर गलत है। भूमध्य सागर के आसपास जो चक्रवात आते हैं वहाँ से शीतकाल में भारत में वर्षा होती है। अगला है सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होती हैं स्थानीय रूप से जानी जाती है। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रभाव पुनः प्रकट होती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तराई प्रदेश। आप समझ गए होंगे तराई प्रदेश में क्या होता है, जहाँ नदियाँ होती है दोस्तों। जो बाबर में क्या होगा दोस्तों? बाबर में तो नदियाँ जो पथरीला क्षेत्र है, बड़े बड़े शिलाखंड है, उनके अंतर्गत समाहित हो गई। ये करीबन 10 किलोमीटर का क्षेत्र होता है और तराई में नदियाँ पुनः प्रकट होती है। और खादर में जो नया क्षेत्र है वो खादर होता है और बांगर पुराना जलोढ़ क्षेत्र होता है। अगला है आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो दोस्तों आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय कौन से ऊर्जा संसाधन को जाता है? जल विद्युत गलत है, आणविक गलत है। जो दोस्तों कोयला से ऊर्जा बनती है दोस्तों, कोल ऊर्जा, उससे दोस्तों आधुनिक औद्योगिकरण का सूत्रपात हुआ था। इंग्लैंड के अंतर्गत क्रांति भी आई थी, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, ये भी कोयले से आई थी। अगला है टिकाऊ यानी दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है? तो दोस्तों सबसे पहले ये सिक्किम राज्य है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। इसने ये दोस्तों रासायनिक उर्वरक के उपयोग पे बैन लगा दिया है। आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा ये सारे गलत हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीकी सहयोग से हुई? तो दोस्तों ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है, जो कहाँ है दोस्तों, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, बंगाल के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों इंग्लैंड के सहयोग से। राउरकेला की स्थापना जो दोस्तों इस जर्मनी के सहयोग से हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि यानी बैडलैंड के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों बैडलैंड के लिए यानी कुख्यात भूमि के लिए चंबल नदी कुख्यात है। और चंबल के भीड़ हैं, चंबल के डकैत है, बहुत ज़्यादा कुख्यात है। आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंतर्गत, फिल्मों में भी देखा होगा। किसना गलत है? ये सारे गलत हैं। सही उत्तर है चंबल। नेक्स्ट है, याकूत जनजाति का आवास स्थान क्या है? कहाँ पाई जाती है याकूत जनजाति? तो दोस्तों याकूत जनजाति उत्तरी साइबेरिया में पाई जाती है। साइबेरिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? रूस के जस्ट ऊपर है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। न्यूजीलैंड में कौन सी पाई जाती है दोस्तों? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। कांगो में पिग्मी पाई जाती है। अमेजन में रेड इंडियन पाई जाती है, रेड इंडियन। तो अपना सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तरी साइबेरिया। अगला है, गग्गर का मैदान अवस्थित है। गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। झुंझुनू, सीकर, जालौर, सिरई ये सारे गलत हैं। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित कहाँ हुआ? तो दोस्तों पहली वस्त्र उद्योग यानी पहली वस्त्र मिल ब्यावर में स्थापित हुई थी। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहलाता है, लेकिन पहली वस्त्र मिल यहाँ स्थापित नहीं हुई। गंगानगर ये गलत है। शुगर मिल यहाँ की फेमस है। उदयपुर गलत। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कम से कम रही, सबसे ज़्यादा कम? तो गंगानगर और सीकर दोनों सही थे। इनमें सही उत्तर दोस्तों हमारा गंगानगर था। गंगानगर की जो दशकीय वृद्धि दर है सबसे कम रही। ये गलती से दोस्तों उसने सीकर लिख दिया। बूंदी गलत है, 12 गलत है। सबसे कम रही गंगानगर, उसके बाद सीकर था। अगला है, निम्नलिखित में से ये कह रहा है कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा जुड़ा नहीं है? तो इसको डिलीट कर दिया प्रश्न को, बोनस मिला यहाँ। जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो दोस्तों ये सभी जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 से। अब नई मार्किंग भी हो गई है राष्ट्रीय राजमार्ग की, नए नंबर आ गया है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी दोस्तों मीठे पानी की मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद है। पिछोला गलत है, उदयपुर। और जयसमंद झील दोस्तों एशिया की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। दूसरी सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की पहली बड़ी झील है। विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? तो दोस्तों विष्णु के भक्त अलवार कहलाते थे। और शिव के भक्त है दोस्तों नैनार। कौन है? नैनार है जो शिव के भक्त हैं। और अलवार विष्णु के भक्त। लिंगायत, पाशुपत ये भी दोस्तों दक्षिणी भारत के समुदाय थे।
अगला है निम्नांकित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो दोस्तों अंगुत्तर निकाय, ये जैन ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। इसमें दोस्तों भारत के 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसके अलावा एक बौद्ध ग्रंथ और है, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपद का उल्लेख है, लेकिन भगवती सूत्र अपने ऑप्शन में नहीं है, केवल एक ही है, अंगुत्तर निकाय। देवदान गलत है, ऋग्वेद सूत्र पिटक गलत है, अपना सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। अगला है रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी नदी था। रावी नदी वर्तमान में जो पाकिस्तान में बहती है, मुख्य रूप से कुछ हिस्सा भारत में है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। स्वास्तु गलत है। कुब्बा काबुल नदी का प्राचीन नाम था। दृष्टद्वती सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था। परुशनी सी रावी का दोस्तों प्राचीन नाम। अंतिम सवाल है आज का दोस्तों अपना, सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी दोस्तों। वर्तमान में जो ब्रज क्षेत्र आता है वो सूरसेन में आता था। वृंदावन गलत है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र जो हरियाणा वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों ये हमारा जो पेपर था 2018 का सामाजिक अध्ययन के, अपने 60 सवाल सॉल्व किए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।